नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले महीने होने हैं। चुनाव की डेट्स भी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। चुनाव जितना बड़ा, खर्च उतना बड़ा होता है। चुनाव में जाने से पहले उम्मीदवार इस बात पर जोड़ घटाना लगाते रहते हैं कि अगर चुनाव में जाना है तो भाई इतना खर्च तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी के मन में यही चलता रहता है कि आखिर नेताओं के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां लीगल तरीके से पैसा कैसे इकट्ठा करती हैं। यानी राजनीतिक पार्टियां तथाकथित पारदर्शिता के साथ चंदा कैसे इकट्ठा करती हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। राजनीतिक पार्टियों पर काला धन के रूप में चंदा इकट्ठा करने का आरोप शुरू से लगता रहा है। दरअसल वर्ष 2017 के बजट से पहले यह नियम था कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपए से कम का चंदा मिलता है तो उसे चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर अधिकतर राजनीतिक दल कहते थे कि उन्हें जो भी चंदा मिला है वह 20,000 रुपए के प्रति व्यक्ति से कम है, इसलिए उन्हें इसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के चलते देश में काला धन पैदा होता था और चुनाव में इस धन का इस्तेमाल करके चुनाव को जीत लिया जाता था। कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह दिखाया कि उन्हें 80 से 90% चंदा 20,000 रुपए से कम राशि के फुटकर दान के जरिए ही मिला था। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 2017 के बजट सत्र में सरकार ने गुमनाम नगद दान की राशि को घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। अर्थात 2,000 रुपए से अधिक का चंदा लेने पर राजनीतिक पार्टी को यह बताना होगा कि उसने यह चंदा किस स्रोत से लिया है। चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा करने के मामले में और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। अब आइए समझते हैं क्या होता है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड यानी इसे इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं। इससे मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने इस दावे के साथ वर्ष 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की है। अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बिक्री के 12 से अधिक चरण पूरे हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा 80.50% हिस्सा दिल्ली में भुनाया गया। अब आइए इस बॉन्ड के बारे में कुछ और विशेष बातें जान लेते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी चुनावी चंदे के लिए इस बॉन्ड को खरीद सकता है। ये चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के वैल्यू में उपलब्ध रहेंगे। दानकर्ता इस बॉन्ड को खरीदकर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड किसी उस पार्टी को यह दान दे सकता है जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। यह बॉन्ड खरीदने के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी यानी KYC के रूप में बैंक को देनी होगी। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि कोई चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा है। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। बॉन्ड्स की खरीदारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में की जा सकती है। बॉन्ड खरीदे जाने से 15 दिन तक मान्य होते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि उन्हें चुनावी बॉन्ड के रूप में कितना धन मिला है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था के बाद से सरकार की बहुत सी आलोचनाएं होती रही हैं। आलोचकों का कहना है कि यह बॉन्ड बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला साबित हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक संस्था ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। चुनाव आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से वर्ष 2017-18 में सबसे ज्यादा 210 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिला है। बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे।
इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी थी कि इस बारे में केंद्र सरकार गंभीरता से कदम उठाए। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता न होने के चलते कॉरपोरेट चंदे को बढ़ावा मिला। साथ ही विदेश से मिलने वाले धन को भी वैध रूप में परिवर्तित किया गया। इस बॉन्ड को जारी करते समय सरकार ने कहा था कि बॉन्ड के स्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं है। इसी के साथ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C में बदलाव करते हुए कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा हासिल चंदों को चुनाव आयोग के जांच के दायरे के बाहर रखा जाएगा। अगर 2020 तक के आंकड़ों की बात करूं तो देश के 16 राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 से अधिक चरणों में कुल 6,128 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 1,879 करोड़ रुपए के बॉन्ड मुंबई में बेचे गए, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा 4,917 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चंदा इकट्ठे करने की प्रक्रिया को आप किस रूप में देखते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।